हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। ये कोट बहुत ही बहादुर लड़की मलाला यूसुफजई के द्वारा है। आई ट्रूली बिलीव द ओनली वे वी कैन क्रिएट ग्लोबल पीस इज़ थ्रू नॉट ओनली एजुकेटिंग आवर माइंड्स बट आवर हार्ट्स एंड आवर सोल्स। तो इस तरीके के जो कोट्स होते हैं ना, वो आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज़ किया करिए। इससे थोड़ा सा आपका जो कंटेंट है वो और इनरिच हो जाता है। आप अपना ऐसे में, एथिक्स में, इवन जैसे ये है तो आपसे GS2 है, IR वाला पोर्शन है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो टेररिज्म वाला कहीं टॉपिक आता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चन है जो मैंने कल आपसे पूछा था। समाचारों में कभी कभी उल्लेखित शब्द एम्पॉक्स क्या है? द टर्म एम्पॉक्स समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ इज DNA वायरस। तो ये DNA वायरस था, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? व्हाट इज क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? एंड द आंसर इज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये है क्या। अब ऑप्शन में आपसे दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, पृथ्वी संचार उपग्रह है, आक्रामक पौधा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में भी और UPPCS में भी, दोनों ही एग्जाम्स में। तो देखते हैं क्या है ये। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल से उत्पन्न यह हवा से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य संपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। The Indian Air Force IAF recently conducted a successful test firing of the Crystal Maze 2 missile, also known as ROCKS. Originating from Israel, this air-launched medium-range ballistic missile is designed for target high-value stationary and relocatable assets like long-range radars and air defense system. तो ये न्यूज़ में इसलिए है, आपको पता है इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इजराइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, लाइक जो लोकेशन है गाज़ा पट्टी, सीरिया वाली, जॉर्डन वाली, वो, और जो ईरान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या करंट अफेयर्स रहते हैं, उसे आप ज़रूर एक बार देखते रहें। क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहता है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही आ जाए, उससे रिलेटेड जो पिछला करंट रहा है, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप जो है आपसे गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज डे? एंड द आंसर इज 24 अप्रैल। ठीक है, तो अब पंचायती राज दिवस स्थानीय स्वशासन, ठीक है, के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी के लिए जो है वो पंचायती राज ही जो है हमारा पंचायतें जो है वो हेल्प करती हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी थी, ठीक है, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था। दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है और कौन सा शेड्यूल है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हर साल 24 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चिन्हित करता है। इस संशोधन ने गांव में पंचायती राज संस्थानों के साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की है। ब्लॉक और जिला स्तर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित यह दिन जमीनी स्तर के लोकतंत्र का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा आप्रवासन विधेयक पारित किया? रिसेंटली विच कंट्री पास द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल? एंड द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया है, जिसमें छोटी नावों के माध्यम से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कुछ शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने की अनुमति दी गई है। 2022 में पूर्व मंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक प्रवासी सुरक्षा को बढ़ाने वाली एक संधि का अनुसरण करता है। तो रवांडा से रिलेटेड जो भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं, उससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ अगर हो चल रही है तो आप उसको एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? एंड द आंसर इज मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल।
तो ये कौन सा वीक था, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सप्ताह आपसे लिख देंगे। तो 24 से 30 अप्रैल के बीच में ये इम्यूनाइजेशन किया गया है, टीकाकरण किया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल के बीच में। 2012 में विश्व सभा द्वारा स्थापित ये अब 180 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 2024 की थीम मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, जो टीकों की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रैम्पेज मिसाइल का सटीक वर्णन करता है? एंड द आंसर इज, रैम्पेज मिसाइल जो है ये कैसी है? हवा से ज़मीन पर मार करने वाली, ये आपसे पूछा जाता है। एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। द रैम्पेज मिसाइल इज़ अ सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड, कैसी? एयर टू एयर रहती है, ठीक है। तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, डिज़ाइन फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स। तो रैम्पेज मिसाइल, इसका जो है देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ये भी इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल ने हाल ही में ईरानी सैन्य अड्डे पर हमला रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रैम्पेज मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली एक हथियार है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। तो इजराइल ईरान काफ़ी न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलती जलवायु पर काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना रिपोर्ट जारी की गई है। ये किसके द्वारा? इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ILO। तो ये ILO द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी रिपोर्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अत्यधिक गर्मी सालाना 2 मिलियन से अधिक विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों में योगदान देती है, जिससे बाहरी श्रमिकों के लिए जोखिम पैदा होता है, खासकर गर्म जलवायु के लिए। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, इससे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ किया करिए। इससे जो आपका आंसर है या इंट्रोडक्शन में या जो कंक्लूजन होता है वहाँ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा एनरिच हो जाएगा। अभी क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड थोड़ा सा लिंक करता है, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को की जाती है 26 जनवरी पे। पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड्स। द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे 26 Jan। Padma Vibhushan is the highest in the hierarchy of Padma awards, followed by Padma Bhushan, Padma Shri. This is the highest civilian award of the country. How many of the above statement are correct? तो इस तरीके के अब स्टेटमेंट यूपीएससी में आने लगे हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो अगर आपको सही से पता होगा टॉपिक के बारे में, अच्छे से डिटेल नॉलेज होगी, तो आप एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत अब और करनी पड़ेगी, बहुत नहीं कि आप अपने रिसोर्सेज जो है वही सब चेंज कर दें। जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो आंसर है 2, केवल 2 सही है। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को की जाती है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। पद्म विभूषण सबसे पहले आता है, फिर पद्म भूषण आता है, पद्मश्री आता है। पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च होता है, उसके बाद में पद्म भूषण और पद्मश्री। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा और प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? एंड द आंसर इज DRDO। देखते हैं, तो इन्होंने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है की है विकसित। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर एक मील का पत्थर साबित किया है, जिसे BIS गोला बारूद के स्तर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अत्यधिक विषैले लार हैं, ये लाभकारी चिकित्सा उपकरण भी हो सकते हैं। With reference to snake venoms, consider the following statement. They are highly toxic saliva. They can also be beneficial medical tools. Which statement are correct? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ठीक है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने सांप के जहर के साथ बड़े जानवरों को इंजेक्शन लगाने की पुरानी पद्धति को दरकिनार करते हुए मानव एंटीबॉडी के साथ जानवरों की भागीदारी को प्रतिस्थापित करके एंटी वीनम उत्पादन में क्रांति ला दी है। सांप का जहर एक अत्यधिक जहरीली लार है जिसका उपयोग सांप बचाव के लिए और अपने शिकार को स्थिर करने और पचाने के लिए करते हैं। विषैले सांपों के 2 प्राथमिक परिवार हैं, एलिपिड्स और वाइपरिड्स।
विशिष्ट विषैले घटकों वाले जहर का उत्पादन करते हैं। सांप का जहर लाभकारी चिकित्सा उपकरण भी हो सकता है क्योंकि उनमें मूल्यवान औषधीय क्रियाओं वाले कई घटक होते हैं, जिनमें शामिल है न्यूरोटॉक्सिसिटी, मायोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी। इस तरीके का जो है इसमें औषधीय क्रियाओं वाले घटक होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे यूपीएससी स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये जो करंट के 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें दोनों ही का कॉम्बिनेशन होता है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस। फोकस हमारा यूपी पीसीएस पे ही है स्पेशली, लेकिन आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैं रोज़ डालने की कोशिश करती हूँ जो यूपीएससी लेवल के हों, ताकि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, जो भी न्यूज़ चल रही है वो आप उससे अवेयर भी रहें। तो अगर कोई ऐसा, बहुत सारे लोग हैं जो दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो ये करंट की सीरीज़ उनके लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में क्लोराइड द्रव्यमान संतुलन विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा और भूजल में क्लोराइड सामग्री का विश्लेषण करके भूजल पुनर्भरण दरों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह विधि क्लोराइड के रूढ़िवादी व्यवहार के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये देखना है हमें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू एस्टिमेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट्स बाय एनालाइजिंग क्लोराइड कंटेंट इन प्रिसिपिटेशन ऑफ ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर। दिस मैथड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड कंजर्वेटिव बिहेवियर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इमेज में आप समझ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, हाल ही में पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक अध्ययन किया गया कि क्लोराइड द्रव्यमान संतुलन पर विधि का उपयोग करके पुनर्भरण दरों का अनुमान लगाने के लिए 2 लाख भूजल क्लोराइड माप का उपयोग किया गया। क्लोराइड मास बैलेंस विधि एक मात्रात्मक तकनीक है जिसका उपयोग वर्षा और भूजल दोनों नमूनों में जो भी क्लोराइड की मात्रा होती है सामग्री का विश्लेषण करने के लिए किया गया। यह विधि हाइड्रोलॉजिकल चक्र के भीतर क्लोराइड के रूढ़िवादी व्यवहार के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। तो ये है, रिसेंटली एसटीडी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया यूटिलाइज 2 लाख ग्राउंड वाटर क्लोराइड मेजरमेंट्स टू एस्टिमेट रिचार्ज रेट्स यूजिंग द क्लोराइड मास बैलेंस मेथड CMB। द क्लोराइड मास बैलेंस मेथड इज क्वांटिटेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर एस्टिमेटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट्स by analyzing the chloride content present in both precipitation and groundwater samples, hence statement 1 is correct, ठीक है। तो ये आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे यूपीएससी के लिए जो 2 स्नेक मीनो वाला क्वेश्चन था और इसे एमवे वाला क्वेश्चन था, ये दोनों यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये आपने सेशन सुना होगा, तो आप इसका आंसर जो है बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, कोई आपका फीडबैक हो तो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।